कई मेटल और अलॉयज़ में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का जीरो हो जाना या इन्फिनिट कंडक्टिविटी शो करने के बिहेवियर को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं और इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर तो मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह, लेकिन इससे अधिक टेम्परेचर पर नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। एक नॉन सुपर कंडक्टिव एलिमेंट की रजिस्टिविटी उसके टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह वेरी करती है। इस कर्व में किसी तरह का कोई एब्रप्ट चेंज नहीं है, लेकिन एक सुपर कंडक्टिव एलिमेंट की रेजिस्टिविटी उसके टेम्परेचर के साथ क्रिटिकल टेम्परेचर तक तो सेम बिहेवियर शो करती है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह कर्व एब्रप्टली चेंज होकर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है और इससे कम टेम्परेचर पर यह ऑलमोस्ट जीरो ही बनी रहती है। एक सुपर कंडक्टर में रेजिस्टिविटी के अलावा और भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्हें नॉर्मल मटेरियल से अलग बनाती हैं, जैसे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मटेरियल क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हो और उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के एक सर्टेन लिमिट यानी स्ट्रेंथ पर मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस लिमिट को क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसकी वैल्यू मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इस रिलेशन में एच नॉट 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिटिकल फील्ड है, टी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है और टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर है। कर्व से हम समझ सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, जबकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ यह घटती जाती है और क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इस कर्व के लेफ्ट साइड में मटेरियल एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जबकि राइट साइड में नॉर्मल मटेरियल की तरह। इस ग्राफ का एक सिग्निफिकेंस यह भी है कि किसी मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी न केवल टेम्परेचर के वेरिएशन से बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से भी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड किसी टेम्परेचर पर वो मिनिमम रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़रूरी होती है। CSIR नेट जून 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, The critical magnetic fields of a superconductor at temperature 4 Kelvin and 8 Kelvin are 11 milliampere per meter and 5.5 milliampere per meter respectively. The transition temperature is approximately. क्वेश्चन में एक सुपर कंडक्टर के लिए 4 केल्विन और 8 केल्विन पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया गया है। हमें इस सुपर कंडक्टर का ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर बताना है। इसके लिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच का रिलेशन काम में लेते हैं। इसे दिए गए दोनों टेम्परेचर के लिए लिखकर आपस में डिवाइड करने पर हमें क्रिटिकल टेम्परेचर 10.6 केल्विन मिलता है, जो कि ऑप्शन बी है। गेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, अ कन्वेंशनल टाइप 1 सुपरकंडक्टर हैज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 4.7 केल्विन एट जीरो मैग्नेटिक फील्ड and a critical magnetic field of 0.3 Tesla at 0 Kelvin. The critical field in Tesla at 2 Kelvin rounded off to 3 decimal places is. क्वेश्चन में एक सुपर कंडक्टर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया गया है। हमें बताना है कि 2 केल्विन टेम्परेचर पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगेन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच का रिलेशन काम में लेने पर हमें 2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर के लिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 0.246 एम्पियर पर मीटर मिलती है। क्रिटिकल करंट किसी मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी उसमें फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड करती है। अगर किसी सुपर कंडक्टर से होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो करंट की एक सर्टेन लिमिट पर मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस करंट को क्रिटिकल करंट कहते हैं। हालांकि सुपर कंडक्टिविटी डायरेक्टली करंट की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि करंट के मटेरियल में फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं यह मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाती है। एट द एंड यह मैग्नेटिक फील्ड अपने क्रिटिकल लिमिट को क्रॉस कर जाती है, जिस वजह से मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर मान लें कि आर रेडियस का वायर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हो जिससे होकर आई करंट फ्लो हो रही है, तो हम जानते हैं कि इस करंट की वजह से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड I/2πr होगा, जहां 2πr रिंग का सरकमफ्रेंस है। इन टर्म ऑफ क्रिटिकल करंट इसकी वैल्यू
टाइम्स ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी। बात करें करंट डेंसिटी की, तो इसे रिंग के एरिया से डिवाइड करने पर हमें क्रिटिकल करंट डेंसिटी J की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन क्या हो अगर सुपर कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इसके क्रिटिकल लिमिट से कम हो? ऐसे केस में पहली बात तो यह कि चूंकि करंट इसके क्रिटिकल लिमिट से कम है, इसलिए सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और दूसरी बात कि चूंकि मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। दैट मीन्स यह करंट इन्फिनिट टाइम तक फ्लो होती रहेगी। इस करंट को परसिस्टेंट करंट कहते हैं। परसिस्टेंट करंट, अगर किसी सर्कुलर वायर को कूल डाउन कर सुपर कंडक्टर बनाया जाए और इस वायर के बीच से होकर अगर एक मैग्नेट को गुजारा जाए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आए चेंज की वजह से वायर में एक करंट इंड्यूस होती है। बट चूंकि मटेरियल के सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होने के कारण इसकी रजिस्टिविटी जीरो होगी, इसका मतलब यह करंट बहुत ही लंबे टाइम तक यानी सालों तक इस वायर में फ्लो होती रहेगी। क्योंकि रजिस्टिविटी की वजह से होने वाला लॉस ऑलमोस्ट जीरो है, इस करंट को परसिस्टेंट करंट कहते हैं। अगर रिंग का रेडियस r और इंडक्टेंस L हो, तो यह परसिस्टेंट करंट इस रिलेशन से दी जाती है। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और माइजनर इफेक्ट, किसी सुपर कंडक्टर द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का फुली रिपेल करना माइजनर इफेक्ट कहलाता है। इसे समझने के लिए एक सॉलिड स्फेरिकल मटेरियल लेते हैं। किसी सॉलिड स्फेरिकल मटेरियल जिसका टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, तो फील्ड लाइंस सॉलिड स्फीयर के बीच से होकर पास होती हैं। क्योंकि इस टेम्परेचर पर मटेरियल एक नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम किया जाता है, यह सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और फील्ड लाइंस स्फीयर से रिपेल होने लगती हैं। फील्ड लाइंस का इस तरह से रिपल्शन ही माइजनर इफेक्ट कहलाता है। यहाँ ध्यान रखें कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रिटिकल वैल्यू से कम होनी चाहिए, नहीं तो यही फील्ड लाइंस इस मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। वहीं अगर सॉलिड स्फीयर को एक हॉलो स्फीयर से रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्फीयर से होकर पास होती हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करते हैं, फील्ड लाइंस रिपल होने लगती हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फील्ड लाइंस स्फीयर के बाहर हैं वो तो रिपल हो जाती हैं, लेकिन जो स्फीयर्स के अंदर है वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। दैट मीन्स फील्ड लाइंस स्फीयर के बाउंड्री को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए जो फील्ड लाइंस टेम्परेचर कम करने से पहले अंदर थी, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। अब अगर फील्ड को रिमूव कर दिया जाए, तो भी जो फील्ड लाइंस अंदर ट्रैप है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। इसमें सेकंड केस यह हो सकता है कि अगर मटेरियल पर बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए उसे क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक कूल डाउन कर दिया जाए और फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, तो फील्ड लाइंस स्फीयर के बाहर से रिपेल होने लगती हैं और स्फीयर के सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। अगर किसी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन m है और उस पर एक्सटर्नल H मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, तो मटेरियल में टोटल मैग्नेटिक फील्ड B होगा। अगर मटेरियल को सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लाया जाए, तो माइजनर इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। दैट मीन्स मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रेशो -1 होगा। इस रेशो को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। किसी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के -1 होने का मतलब है कि वह मटेरियल एक परफेक्ट डायामैग्नेट है। इसलिए सुपर कंडक्टर को एक परफेक्ट डायामैग्नेट भी कहते हैं। यह माइजनर इफेक्ट एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जहां सुपर कंडक्टर फील्ड लाइंस को रिपेल करने लगते हैं, वहीं टेम्परेचर को वापस इंक्रीज करने पर फील्ड लाइंस फिर से मटेरियल को पेनिट्रेट करने लगते हैं। सुपर कंडक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक हीट, एनर्जी गैप और आइसोटोपिक इफेक्ट जैसे प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे।